बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करना है। तो हम इसके स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में, उनमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर टेस्ट कौन कौन से हैं उनको देखेंगे हम। टेस्ट की प्लानिंग कैसे की जाती है इसको कवर करेंगे। टेस्ट एग्जीक्यूशन और उसको फिर रिपोर्ट कैसे किया जाना चाहिए। देन रियल टाइम टेस्टिंग क्या होती है और टेस्ट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से प्रोड्यूस किए जाते हैं इसको देखेंगे। और एंड पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट स्टाफ है उसमें कौन से लोग जो है रिस्पॉन्सिबल हैं टेस्टिंग करने के लिए। सो टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो आपस में इंटर रिलेट करते हैं। उसमें एक जो टेस्ट कॉमन वर्ड हम सुनते हैं टेस्टिंग का, ये हमें काफी फेमिलियर है हमें से कि हमें जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है हमें उसकी टेस्टिंग करनी होती है। दैट इज फॉर श्योर। हम अगर कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है या डेटाबेस है या वो एक सिंपल बैच प्रोसेसिंग एप्लीकेशन भी है, तो भी वी हैव टू टेस्ट इट बिफोर वी सबमिट इट टू द यूजर। जो हमारा कस्टमर होता है, कस्टमर को सबमिशन करवाने से पहले, उसको वापस करने से पहले हमें उसकी प्रॉपर फॉर्म में टेस्टिंग करनी लाजमी है। ऑल्दो अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो मोस्टली ये होता है कि समटाइम्स जो एक्सपीरियंस किया गया है वो ये है कि हमारे पास बाजू का टाइम जो है वो इतना शॉर्ट हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कि हमारे पास टेस्टिंग जो है वो करने के लिए टाइम बहुत कम बचता है। बट इम्पॉर्टेंट चीज ये है, बीइंग अ डेवलपर यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड कि बिफोर टेस्टिंग आप कोई भी चीज हैंड ओवर नहीं कर सकते कस्टमर को। दिस शुड बी वेरी मच क्लियर बिकॉज टेस्टिंग के बगैर जो सॉफ्टवेयर है इट विल हैव बग्स इन इट, और दिस विल हैव अ बैड रिप्यूट ऑन योर सॉफ्टवेयर हाउस एंड ऑन यू एज अ डेवलपर। ठीक है। So testing is like execution of a program to find its faults, its bugs, its problems that it might have. उसकी multiple reasons हो सकती हैं। वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है जो आपको अलाउ करता है कि ये बात आप साबित कर सकें कि योर प्रोग्राम या योर सॉफ्टवेयर इज करेक्ट एंड इट इज वेरीफाइड, इट इज टेस्टेड, इट इज चेक्ड कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर एक और कॉन्सेप्ट जो होता है वो है वैलिडेशन। वैलिडेशन जो है वो हम इसमें एरर्स फाइंड करते हैं और प्रोग्राम्स को लेकिन रियल इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट करके फाइंड करते हैं। वेरिफिकेशन में क्या होता है, वी हैव टू जस्ट मैथमेटिकली प्रूव एंड मैथमेटिकली चेक कि हमारे पास जो चीजें जो हैं वो सही वर्क कर रही हैं, प्रोग्राम सही वर्क कर रहे हैं। हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं फ्लो चार्ट्स को यूज करते हुए या डिफरेंट किस्म की डायग्राम्स जो हमने बनाई होती है उसको फॉलो करते हुए हम वेरीफाई कर लेते हैं। वैलिडेशन इज जब आप उस प्रोग्राम को या उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं जो कस्टमर की मशीन है उसके ऊपर, फिर वो रियल टाइम में यानी कि उसके एग्जीक्यूशन उसको करके चेक करते हैं कि यस जो हमने फंक्शंस इसमें ऐड किए थे वो फंक्शन उसी तरह से सही तरह से काम कर रहे हैं, इस क्लाइंट मशीन के ऊपर के नहीं कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। देन जो डिबगिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वी हैव टू डायग्नोज दैट इफ देयर इज सम एरर एंड वी हैव टू करेक्ट इट। सो जो वैलिड डिबगिंग जो है वो भी रियल टाइम एनवायरनमेंट में होती है। अगर हमारे पास रियल टाइम इंस्टॉलेशन के बाद कोई अगर प्रॉब्लम या इशू आता है तो उसको फिक्स करना जो है वो डिबगिंग कहलाता है। टेस्टिंग में कुछ एक और जो हमारा पर्पस या जो हमारा एक टारगेट होता है वो ये होता है कि हमें मैक्सिमम डिफेक्ट्स फाइंड करने हैं इससे पहले कि हम सिस्टम को डिप्लॉय करें और इससे पहले कि सिस्टम जो है वो उसको हम यूज करना शुरू करें। उससे पहले पहले हम मैक्सिमम डिफेक्ट्स जो हैं वो उनको आइडेंटिफाई करें और उनको रिमूव कर लें। ये हमारा मेन जो है वो गोल होता है टेस्टिंग का। डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग हमारे पास अवेलेबल है। एक होती है यूनिट टेस्टिंग जिसको हम समटाइम वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। दूसरी इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, जब हम सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं हम टेस्टिंग करते हैं उसकी। देन हमारे पास फंक्शनल टेस्टिंग आ जाती है जिसको हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं, हम सिर्फ फंक्शंस को टेस्ट करते हैं उसमें। रिग्रेशन टेस्टिंग आ जाती है, इसमें हम मैक्सिमम किस्म की चेंजेस करके सिस्टम को बार बार चेक करते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या ऑप्शंस एग्जिस्ट कर रही हैं, सिस्टम किस तरह बिहेव कर रहा है। देन एक सिस्टम टेस्टिंग आ जाती है कि ओवरऑल सिस्टम जो है उसमें क्या काम किस तरह से काम परफॉर्म हो रहा है।
फिर रियल टाइम सिनेरियो में हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और इंस्टॉलेशन टेस्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज द टेस्टिंग विच इज परफॉर्म बाय द यूजर। जिस पर्सन ने इसको यूज करना है, जो हमारा कस्टमर है, वो सिस्टम को यूज करके चेक करता है। अगर उसके लिए जो है वो सिस्टम उसके मुताबिक सही फॉर्म में वर्क कर रहा है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे आपको ओके की रिपोर्ट दे देता है। तो इसको हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। सो अब डिटेल की तरफ आते हैं। यूनिट टेस्टिंग क्या है हमारे पास? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट किया जाता है। इसमें मोस्टली हम पाथ बेस्ड टेस्टिंग करते हैं कि हमारे पास हम ये देखते हैं कि जो कोड में जाके थॉरली इसको स्टडी किया जाता है कि इफ द कोड जो है लॉजिकली वो सही कोड किया गया है कि नहीं किया गया। यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए हमें कोड के इनर डिटेल्स में जाना पड़ता है और हम उसके जो मल्टीपल फ्लो चार्ट्स होते हैं उनको यूज करते हुए चेक कर सकते हैं कि जो फ्लो चार्ट यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था उसका जब कोड किया गया है वो एग्जैक्टली उसी तरह कोड किया गया। ठीक है। तो इसका लेकिन एक ड्रॉबैक ये हो सकता है कि जब आप यूनिट टेस्टिंग कर रहे हो यानी वाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हो तो सम टाइम आपकी कुछ बग्स ऐसी होती हैं वो आपकी नज़रों से ओझल रह जाती हैं, वो आपको नज़र नहीं आती हैं या उन्हें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो समटाइम्स यूनिट टेस्टिंग जो है वो काफ़ी नहीं होती है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग सिर्फ काफ़ी नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि जो मेजर फॉल्ट्स हैं, मेजर इश्यूज हैं, वो तो आपको नजर आ जाएंगे कि कोई कंडीशन आप लगाना भूल गए थे, एल्स वाला पार्ट आपने कोड नहीं किया। लेकिन समटाइम कुछ लॉजिकल इश्यूज जो होते हैं वो आप यू इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देम इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है। इसलिए फिर हम एक और लेवल की टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज द टाइम जब आपने अपने सिस्टम के मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करना है, उस टाइम पे हमने टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। ये दो तरह के दो दो ऑप्शंस हैं इसमें, या आप टॉप डाउन अप्रोच यूज कर लें या आप बॉटम अप अप्रोच यूज कर लें। अगर सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है तो हम इनको दोनों तरह से भी वेरीफाई कर सकते हैं। सो मॉड्यूल्स को टेस्ट करना होता है जब वो सिस्टम में इंटीग्रेट किए जा रहे होते हैं, और मॉड्यूल्स हमें पता है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि सिस्टम का पार्ट होते हैं, और उसमें कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स और फंक्शनैलिटीज होती हैं। एक लार्ज सिस्टम में इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है एक स्मॉल सिस्टम में आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करने की ज़रूरत महसूस ना करें, लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम है या लार्ज सिस्टम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करें। बिकॉज मल्टीपल कंपोनेंट्स को जब हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं और मल्टीपल कंपोनेंट्स शायद डिफरेंट टीम्स ने डेवलप किए हों, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि जब डिफरेंट टीम्स के डिफरेंट माइंडसेट होगा, डिफरेंट अप्रोचेस उन्होंने यूज की होंगी, हो सकता है जब उनको इंटीग्रेट किया जा रहा हो आपस में तो ओवरऑल सिस्टम जो है वो सही काम ना करे या कुछ फंक्शनैलिटीज जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। That is why we need to perform the integration testing, that after the integration of the modules, system is still working fine. So large components are built and integrated separately before the combination into a full system. हम अप्रोच क्या यूज करते हैं कि हम एक कंपोनेंट को पहले इंटीग्रेट करते हैं सिस्टम के साथ, फिर उसको चेक करते हैं, फिर दूसरे कंपोनेंट को इंटीग्रेट करते हैं सिस्टम के साथ, फिर अगेन जितने भी दो इंटीग्रेट हो जाते हैं उनको चेक करते हैं, फिर तीसरे को इंटीग्रेट करते हैं, फिर चौथे को इंटीग्रेट, यानी हम स्टेप बाय स्टेप इस अप्रोच को परफॉर्म करते हैं। सो जो टॉप डाउन अप्रोच है उसके अंदर क्या होता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जो है वो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, यानी आपका जो मेन प्रोग्राम है, कंट्रोल प्रोग्राम, उसको सबसे पहले आप टेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर आप मॉड्यूल्स पे आते उनको बारी बारी इंटीग्रेट करते हैं और फिर आप चेक करते हैं। अब इसके फायदे क्या है कि हमें टेस्ट ड्राइवर्स की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ टेस्ट ड्राइवर्स। हमें कंडीशंस की जरूरत नहीं है कि हमें पहले वो कंडीशंस लिखी होनी चाहिए, उनकी बेसिस पे हम चेक करेंगे। हम सिंपली सिस्टम को देख लेते हैं और वी लुक फॉर इश्यूज कि हमारे पास कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं। इंटरफेस एरर्स जो हैं वो बहुत जल्दी डिस्कवर हो जाती हैं इसकी मदद से, और मॉड्यूल फीचर्स जो हैं उसमें डिबगिंग की ऑप्शन जो है वो हमें ज़्यादा आसानी से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या आ सकता है कि जो क्रिटिकल किस्म के मॉड्यूल्स हैं या जो लो लेवल इश्यूज हैं, यानी जो टेक्निकल इश्यूज हैं मॉड्यूल्स के अंदर या जो लॉजिकल इश्यूज हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि हम
ओवरऑल पहले सिस्टम की वर्किंग चेक कर रहे होते हैं, हम इनर डिटेल्स में नहीं जा रहे होते। टॉप डाउन अप्रोच में इस तरह से होता है। सो अगर हम इस तरह से इसकी बात करते हैं, हमने ये मॉड्यूल्स हैं, ए के अंदर हमने मॉड्यूल बी को इंटीग्रेट किया है, तो हमने इस पे टेस्ट मल्टी T1 T2 और T3 लेट से आपके पास ये टेस्ट केसेस हैं, आपने इनको परफॉर्म कर दिया। जब आपने मॉड्यूल सी को इंटीग्रेट करना है ए और बी के साथ, तो फिर आपने दोबारा से T1 T2 T3 और T4 यानी तमाम टेस्ट केसेस आपने दोबारा परफॉर्म करने हैं। इस तरह से जब आप मॉड्यूल डी को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आपने दोबारा से ये उससे रेलिवेंट सारे टेस्ट केसेस परफॉर्म करने हैं। इसकी जरूरत क्यों है? हो सकता है T1 T2 T3 हमने परफॉर्म कर लिए हों, लेकिन जब आपने ये सी मॉड्यूल इंटीग्रेट किया, हो सकता है कि इनका उसका इंटीग्रेशन का इफेक्ट इनके ऊपर कुछ पड़ रहा हो, इसलिए इनको दोबारा से टेस्ट करने की जरूरत होती है। बॉटम अप इसके कॉन्ट्रेरी है, बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम मॉड्यूल से शुरू करते हैं, पहले मॉड्यूल की टेस्टिंग और उसकी इनर डिटेल्स को टेस्ट करते हैं। उसकी वजह से जो है वो हमारा मेन फोकस क्या होता है, मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी पे और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। फिर हम ऊपर इंटीग्रेशन पे यानी कंट्रोल वाले पार्ट की तरफ हम बाद में मूव करते हैं। इसका फायदा क्या होता है, हमें टेस्ट स्टेप्स की जरूरत नहीं होती है और जो क्रिटिकल एरर्स हैं मॉड्यूल्स में हम जल्दी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वही बात है कि इंटरफेस एरर्स जो हैं फिर हमें लेट फाइंड होती हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, और अगर हम इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो इसमें हम इस तरह से हमें टेस्ट ड्राइवर्स की जरूरत होती है। हम जो है वो एक मॉड्यूल से शुरू होते हैं और फिर हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, यानी बॉटम से हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, हमारी ये अप्रोच होती है। फंक्शन टेस्टिंग जैसे कि नाम से हमें नजर आ रहा है, फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना। लेट से यूजर ने बटन लगाया हुआ है ऐड का, क्या वो ऐड के बटन पे क्लिक किया जा रहा है तो वो रिकॉर्ड ऐड करना है तो रिकॉर्ड ऐड हो रहा है, या अगर प्लस का साइन है तो दो वैल्यूज का अगर सम करना है तो वो सम का जो रिजल्ट है वो सही आ रही है, यानी फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है। दैट इज कॉल्ड फंक्शन टेस्टिंग। अब इसमें हम कोडिंग में नहीं घुसते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। यानी हमने बस ये चेक करना है जो हमने हमने कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, बटन्स लगाए हुए हैं, वो तमाम के तमाम सही काम कर रहे हैं। अगर आप डिलीट के बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या वैल्यू डिलीट हो रही है? अगर आप रीसेट के बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या जो फॉर्म है वो रीसेट हो रहा है? अगर आप सेव डाटा पे क्लिक करते हैं तो क्या डाटा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपने कोडिंग में नहीं घुसना, आपने सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करना है कि जो जो फंक्शनैलिटी दी गई है वो सही काम परफॉर्म कर रही है। क्या अगर आप होम के लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो आपको आपके इंडेक्स पेज पे या होम पेज पे ले जाता है? This is called function testing and it is called black box because we don't know the inner details. That is why we call it black box testing. इसमें एक जो फायदा होता है कि हम टेस्टर्स जो हैं वो बायस्ड नहीं होते, बिकॉज उनको आइडिया नहीं कि प्रोग्राम का डिजाइन क्या है, वो उनको नहीं पता कि आउटपुट क्या जो है वो आनी चाहिए थी और आगे रही है। वो जस्ट फंक्शनैलिटी टेस्ट कर रहे होते हैं और जो फर्स्ट परसेप्शन होती है जिस तरह कॉमन यूजर की होती है उस बेसिस पे वो टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसलिए वो बायस्ड नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, यानी ड्रॉबैक ये हो सकता है एक पॉसिबल कि अब इसके लिए हमें टेस्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स डिटेल से चाहिए। यानी बीइंग अ टेस्टर आई शुड नो दैट कि अगर मैं ऐड पे क्लिक करूंगी तो रिकॉर्ड में क्या चीजें ऐड होनी है, अगर मैं होम पे क्लिक करूंगी तो मुझे होम वाले जो स्क्रीन है वो कहाँ पे लेके जानी चाहिए, और अगर मैं क्लिक कर रही हूँ डिलीट के ऊपर या सर्च के ऊपर तो सर्च क्राइटेरिया में मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शंस है सर्चिंग परफॉर्म करने की। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट्स की फॉर्म में होगी, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होगी, तो ही मैं जो है फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म कर सकती हूँ। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास रिग्रेशन टेस्टिंग। ये टेस्टिंग यूज की जाती है जब हमने सिस्टम में कुछ अपडेट किया होता है, यानी लेट्स से हमने सिस्टम का कंप्लीट कर लिया, उसको इंटीग्रेट भी कर लिया है। अब यूजर ने हमें, कस्टमर ने हमें कुछ चेंजेस करने के लिए कह दिया है, सो हमने वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए। उसके बाद अब हमें ये चेक करना है कि जो हमने नए चेंजेस सिस्टम में किए हैं तो उसके बाद सिस्टम का क्या इफेक्ट है। सो इट इज यूज्ड फॉर checking out the effects of newly introduced changes on the previously integrated code.
प्रीवियस सिस्टम जो हमने इंटीग्रेट किया था उसमें जब हमने अपडेशंस की हैं, अपग्रेडेशंस की हैं, उसके बाद क्या इफेक्ट हुआ है उनका, दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज कॉल्ड रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, सो इसके अंदर हम ये करते हैं कि वी हैव, हम कंप्लीट थॉरो टेस्टिंग नहीं करते हैं, हम कुछ टेस्ट केसेस जो हैं वो डिफाइन कर लेते हैं कि इनको हमने टेस्ट करना है क्योंकि इन चीज़ों पे इफेक्ट पड़ सकता था। सो वो जो लिस्ट है उसको हम कहते हैं बकेट लिस्ट है हमारी, हमने इन चीज़ों को टेस्ट करना है। सो फुल बकेट तो हम नहीं चेक करते, मोस्टली हम रैंडमली कुछ फंक्शनैलिटीज उनको चेक कर लेते हैं और मोस्टली जो है वो हर पॉसिबल स्पिन के अगेंस्ट हम चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, अब टेस्ट प्लानिंग की बात आ जाती है कि जो टेस्ट प्लानिंग है वो कैसे करनी है। हमने फंक्शंस, रोल्स और मेथड्स डिफाइन करने हैं तमाम टेस्टिंग के लिए। हमने प्लानिंग जो है वो, जो हम स्टार्ट टेस्टिंग की प्लानिंग स्टार्ट होती है रिक्वायरमेंट फेज से। जब हम रिक्वायरमेंट्स नोट कर रहे होते हैं साथ साथ हमारे टेस्ट केसेस भी डिफाइन हो रहे हैं कि हमने किस किस चीज को टेस्ट करना है, यानी हमने रिक्वायरमेंट की बेसिस पे टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है कि जो रिक्वायरमेंट्स हमें गिवन थी बाय द कस्टमर वो तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई हैं, दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग। सो ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच टेस्ट फेज हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास टेस्ट केस हम लिखेंगे तो उसके अंदर हमारे पास सक्सेस सिनेरियो क्या है, लाइक अगर एक ऐड का बटन है तो क्या वो रिकॉर्ड ऐड करेगा या वो प्लस करेगा वैल्यूज को, एडिशन करेगा वैल्यूज की, और उसका जो रिजल्ट है क्या वो आपको डेसिमल पॉइंट्स में भी चाहिए या आपको एक्यूरेट इंटीजर वैल्यू चाहिए। सो ये जो वैल्यूज हैं आपकी, आपने ये प्लान करनी होती है कि हमें आउटपुट जो, अगर सही आउटपुट हमारे नजदीक कौन सी सही आउटपुट है, कि क्या अगर वैल्यू हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू मिल रही है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, यानी वो हमारे लिए पास है टेस्ट केस, या फेल है, या हमें जो है वो एग्जैक्ट उसकी डेसिमल वैल्यू वाला पोर्शन भी साथ चाहिए। सो ये चीजें हम जो है वो डिफाइन करते हैं। स्केड्यूल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हैं टेस्ट एक्टिविटी के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स देखते हैं कि हमारे पास टेस्टिंग अवेलेबिलिटी के टूल्स कौन कौन से मौजूद हैं। हमारे पास कुछ ऑटोमेटेड टूल्स भी मौजूद है जिनको यूज करते हुए हम टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी यूज किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। हम डिफरेंट किस्म का क्राइटेरिया भी सिलेक्ट करते हैं कि टेस्ट कंप्लीशन जो है वो कब होगी, यानी जैसे हमने अभी बात की है कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल टेस्ट केस यानी टेस्ट कब है, यानी पास वाली कंडीशन कब है, ये जो फंक्शनैलिटी है वो सही कब होगी, अगर इसका रिजल्ट इंटीजर में आए या इसका रिजल्ट डेसिमल में आए, हमारे लिए एक्सेप्टेबल क्या है, हम ये क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, फिर उसकी बेसिस पे टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। टेस्टिंग शुड बी डन जस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट, लाइक आपको, आपके माइंड में यू आर ओपन विद कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आपको बाइस्ड नेचर के साथ, बाइस्ड माइंड के साथ टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करनी है। बी ओपन एंड एक्सपेक्ट एनीथिंग कि कुछ भी इसका रिजल्ट आ सकता है, ताकि आपके बाइस्ड नेचर जो है वो उसके रिजल्ट्स को अफेक्ट ना करे। ठीक है, एनॉमलस बिहेवियर होना चाहिए, जैसे हमने बात की कि ऐसा पर्सन टेस्टिंग करे जो जिसने डिजाइनिंग ना की हो, ताकि उसका माइंड जो है वो ओपन हो, वो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हो, और जब रिजल्ट्स उसके अगेंस्ट आए तो वो फौरन उनको आइडेंटिफाई करे कि यस यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी आसान होगी। सो अगर एक डेवलपर सेल्फ करेगा टेस्टिंग तो शायद वो कुछ मेन एस्पेक्ट्स को मिस कर जाए, उसकी वजह से जो है वो इशू हो सकता है। जो बड़ी कंपनी से मोस्टली एक लाइब्रेरी मेंटेन करती है कि अगर हम लेट्स से एक डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें हमें ये 15 किस्म की टेस्टिंग तो परफॉर्म करनी है, उनकी उनके रिजल्ट्स ये वाले आने चाहिए। ठीक है, उससे फिर आसानी हो रहती है कि वो कोई टेस्ट मिस नहीं करते जो उन्हें परफॉर्म किया जाना चाहिए। तो अगर आप इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि हर टेस्ट को डॉक्यूमेंट करें, अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करें, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम उस किस्म का सॉफ्टवेयर बनाएं आपके लिए आसानी हो। सो रियल टाइम टेस्टिंग क्या है, यानी सिस्टम को रियल इन्वायरमेंट में जहां पे आपने कस्टमर को जब हैंड ओवर कर दिया उसके बाद आप एक दफा चेक करें कि वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑल्दो आपने उसको अपने पास फंक्शनल टेस्टिंग भी की है, रिग्रेशन टेस्टिंग भी कर ली है, आपने उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी कर ली है, यूनिट टेस्टिंग भी कर ली है, बट रियल टाइम टेस्टिंग मीन्स कि उसी इन्वायरमेंट में जहां पे आपने कस्टमर को जिस मशीन पे इंस्टॉल करके देना था उन मशीन पे आपने इंस्टॉल कर दिया है और फिर भी वो सही काम कर रहा है। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
सो लैब टेस्टिंग इज डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग, और रियल टाइम टेस्टिंग मीन्स कि आप उसको रियल चीज को, रियल प्रोडक्ट को टेस्ट करें। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल कोट की जाती है। हम एक एग्जांपल देते हैं टेस्टिंग जब भी पढ़ाते हैं, कि अगर आप जितनी भी बड़ी कंपनीज को देखें, जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, टोयोटा, होंडा, ये वर्ल्ड रेनाउंड कंपनीज हैं। लेकिन जब भी ये गाड़ी को, ये कार को असेंबल करती हैं, ऑल्दो इन्होंने हजार तरह के टेस्टिंग परफॉर्म करके चीजें बनाई जाती हैं, उनके जो है डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स बनाए जाते हैं, लेकिन स्टिल जब एक गाड़ी कंप्लीट हो जाती है, उसको वो रोड पे ला के फिर टेस्ट करते हैं इफ इट इज वर्किंग फाइन ऑन द रोड एज वेल और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड रियल टाइम टेस्टिंग, क्योंकि गाड़ी जो है उसने अल्टीमेटली कहाँ पे रन होना है, रोड पे रन होना है। अगर वो रोड पे सही परफॉर्म नहीं कर रही है, दिस मीन्स के उसका जितने भी आपने, बेशक आपने हजार टाइप की टेस्टिंग भी की थी, वो उसने कोई ना कोई चीज मिस कर दी है, क्योंकि वो रियल टाइम सिनेरियो में सही परफॉर्म नहीं कर पा रही है। सो रियल टाइम टेस्टिंग को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अगर सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो उन मशीन्स पे इंस्टॉल करें जिन मशीन्स पे यूजर ने उनको यूज करना है। फिर अगर वो सही काम कर रहा है आपका सॉफ्टवेयर, देन वी कैन से दैट यस इट इज फाइन टू यूज। ठीक है। सो रूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए टेस्टिंग, रियल टाइम टेस्टिंग के लिए वो अप्लाई होना चाहिए। हम पॉसिबल डेडलॉक्स को चेक करते हैं, हम मैक्सिमम ऑप्शंस को देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जहाँ पे हमारे पास डेडलॉक अकर हो सकते हैं या स्पेशल टाइमिंग कंडीशंस अकर हो सकती हैं। उनके अगेंस्ट चेक करते हैं कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो जनरेट होगा तो ये सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा। डिफरेंट किस्म के टेस्ट किस को हम सिमुलेट करते हैं रियल टाइम टेस्टिंग करने के लिए, ताकि हमें चले पता कि हार्डवेयर तो फेल नहीं हो रहा कहीं पे आके। अगर हमने लेट्स से कि 25 ब्राउजर की विंडोज ओपन कर ली हैं साइमल्टेनियसली, तो आपका सिस्टम क्रैश तो नहीं हो जाएगा, सॉफ्टवेयर क्रैश तो नहीं हो जाएगा। सो आप मैक्सिमम किस्म की फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे हालात पैदा करके चेक करते हैं कि उन हालात में भी सिस्टम सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा। यानी आप स्ट्रेस सिस्टम को देते हैं, सॉफ्टवेयर को देते हैं, ताकि आप चेक करें कि आपका सॉफ्टवेयर जो है, अगर हार्डवेयर लेट से अगर आपने जल्दी जल्दी डबल क्लिक कर दिए हैं, बहुत ज्यादा क्लिक्स कर दिए हैं, तो आपका सॉफ्टवेयर किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि हार्डवेयर जो है वो जाहिर है इंटीग्रेट हुआ हुआ है सॉफ्टवेयर के साथ। तो किस लेवल पे आके हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर को फेल करता है, इस चीजों को आप सिमुलेट करके चेक करते हैं। आप ये भी चेक करते हैं कि अगर हमने कोई मॉड्यूल मिस हो गया है सिस्टम में, तो उसके बाद सिस्टम जो है वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से जो रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है। यानी अगर एक मॉड्यूल क्रैश हो जाता है तो बाकी सिस्टम जो है वो स्टिल वर्किंग कंडीशन में रहता है कि नहीं रहता। उसके बाद आती है बारी टेस्ट डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं। वेल टेस्टिंग में हमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो टेस्ट प्लान। उसमें आपके जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफाइन किए जाते हैं, आपको किन रिसोर्सेज की जरूरत है इनको डिफाइन किया जाता है, हमारे पास मेथड्स कौन से हैं इन चीज को डिफाइन किया जाता है। देन इसके अंदर टेस्ट केसेस होते हैं। टेस्ट केसेस जो है उनके अंदर इनपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट्स होती हैं। जैसे लेट्स से मैंने एक एडिशन का बटन प्लेस किया है कैलकुलेटर के ऊपर, अब इनपुट्स क्या हो सकती हैं, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू भी इनपुट हो सकती है और कोई डेसिमल वैल्यू भी इनपुट हो सकती है। ठीक है। हो सकता है 0 0 भी इनपुट हो, लेकिन करेक्टर वाली जो वैल्यूज हैं वो एडिशन के अंदर इनपुट्स वैलिड नहीं हो सकती। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या हो सकती हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, डेसिमल्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। हाँ जी। ठीक है। अब बग्स रिपोर्ट जो है वो, बग्स रिपोर्ट भी डॉक्यूमेंट का पार्ट है। लेट्स से आपने कुछ बग्स फाइंड किए हैं, दिस मीन्स दीज बग्स आर नीडेड टू बी फिक्स्ड। तो इन बग, अब ये जो बग्स फिक्सिंग होनी है वो प्रोग्रामर ने फिक्स करनी है, वो आपने बीइंग अ टेस्टर आपने फिक्स नहीं करना उन बग्स को। सो आप एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि यहाँ पे एरर आ गई, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। वो रिपोर्ट जो है वो आप अपने जो प्रोग्रामर है टीम में उस पर्सन को हैंड ओवर कर देते हैं, फिर वो उन बग्स को फिक्स करता है और फिक्स करने के बाद आपको दोबारा टेस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर देता है। सो एक बग्स रिपोर्ट भी एक डॉक्यूमेंट है जो आपको जनरेट करना होता है। ठीक है। इसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं, बग्स को यूज कर सकते हैं। बग्ज़िला एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेब बेस्ड बग ट्रैकर के तौर पे यूज किया जा सकता है। आप कुछ ऑटोमेशन टूल्स भी यूज कर सकते हैं, आप डिफरेंट किस्म की मैट्रिसेस और स्टैटिस्टिक्स और समरीज भी बना सकते हैं कि कितनी बग्स जो थी इनिशियली आइडेंटिफाई की गई थी
उनमें से कितनी जो है वो रिजॉल्व हो गई हैं, कितनी अनरिजॉल्व हो गई हैं, हमें टाइम कितना लगा उनको रिपेयर करने में, ताकि आपको जब फ्यूचर में इस किस्म के काम परफॉर्म करने पड़े तो आपके लिए आसानी हो उन चीज़ों को मैनेज करने की। और समटाइम आपके जो सॉफ्टवेयर हाउस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपसे डिमांड करती है कि आप इस किस्म के स्टैटिस्टिक्स को मेंटेन करें, कि बीइंग अ क्वालिटी एश्योरेंस पर्सन आपने कितने बग्स को आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टाफ की बात कर लेते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो कि ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स होते हैं जिन्होंने सिस्टम का आर्किटेक्चर बनाना होता है, प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, कोडर्स होते हैं जिन्होंने कोड भी लिखना होता है, बग्स को फिक्स करना होता है, टेस्टर्स या क्वालिटी एश्योरेंस स्टाफ होता है जिन्होंने सिर्फ बग्स को फाइंड करना होता है, इन्हें कीड़े निकालने होते हैं बेसिकली, कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं और कहाँ पे और प्रॉब्लम आ क्या रही है, आइडेंटिफाई सिर्फ उन्होंने करना होता है उसको, और उसका ट्रैक का रिकॉर्ड रखना होता है कि बग्स हमने जो आइडेंटिफाई की थी जब दोबारा हमारे पास सॉफ्टवेयर वापस आ रहा है चेक कंप्लीट होके, तो क्या उसमें वो वाली बग्स फिक्स हो गई हैं, और वो फिक्स हो गई तो कोई और बग्स तो नहीं आ गई हैं। तो ये काम होता है टेस्टर्स का या क्वालिटी एश्योरेंस स्टाफ का। तो अमूमन प्रोग्रामर्स और क्वालिटी एश्योरेंस वालों की आपस में बनती नहीं है, बिकॉज दोनों एक दूसरे के कीड़े निकाल रहे होते हैं। कुछ टेक्निकल राइटर्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, यूजर मैनुअल्स राइट करना, डॉक्यूमेंटेशन राइट करना। एक जो प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के लोग जो है वो वर्क करते हैं, काम करते हैं। सारा काम जो है वो सिर्फ प्रोग्रामर का नहीं होता कि कोड भी वही करे, डिजाइन भी वही बनाए और राइटिंग डॉक्यूमेंटेशन भी वही प्रोड्यूस करे। In an ideal case, in an ideal organization, these are different kind of staff which are needed as a part of team जिन्होंने डेवलपमेंट करनी होती है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर्स और होते हैं, बिल्डर्स और होते हैं, स्पेसिफिकेशन या पैकेजिंग या मार्केटिंग जो करनी है उसके लिए अलग स्टाफ रिक्वायर होता है। ठीक है, ये कुछ रेफरेंसेस थे आज के लेक्चर के लिए, आप इनको फर्दर व्यू कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। No, ma'am, clear. All right, let me just mark your attendance now.